तो स्वामी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एनडीए का जो भी काम ये कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट इज ओवर। बीजेपी एक आज कहीं ना कहीं से प्रूव कर रही है कि भाई जैसे बीजेपी के अंदर एक ही लीडर है और लीडर इतना बड़ा हो गया है मोदी जी की, अब लोग ये कहने लगे कि आरएसएस की भी बात नहीं सुनते हैं। कल मुझसे, अभी मैं विवेक साहब से आऊंगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या अब मोदी जी अपने किसी साथी वाले दल की, अपने जब दल की तो छोड़ दीजिए, साथी दल की भी कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि कहने को शिवसेना के 13 सांसद हैं, लेकिन शिवसेना के शिंदे जी क्या मोदी जी से जाके बराबरी की बात कर सकते हैं? थोड़ा इस पे चर्चा कर लें कि एनडीए अब ताकतवर रह गया, नहीं रह गया है, उससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और ये क्यों हुआ। और इसके दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन जिसका नाम अब इंडिया दिया गया है, उसमें कांग्रेस इन क्षेत्रीय ताकतों के साथ एक फॉर्मेडेबल विपक्ष तो बना ही दिया है। प्रोफेसर साहब। नहीं, देखिए आनंद जी, आपने ये कहा कि जो लोग एनडीए में रहे उनके साइज छोटे हो गए। मैं इससे बढ़कर ये कह रहा हूं कि अभी भी एनडीए में जो बच गए हैं वो गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी उसमें तब भी थोड़ा संभाव सद्भाव की बात हुआ करती थी, वो राजधर्म को पालन करने की बात किया करते थे। मोदी जी के आने के बाद एक ना नफरत है और एक तरफ मोहब्बत है। अब आप सोचिए, आपने द्रविड़ियन पार्टीज को बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। आपने आर्य समाज, जब आप सनातन सनातन की बात करेंगे, मैं सनातनी हूं, लेकिन आपने आर्य समाज को अलग कर दिया क्योंकि आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता। आपने आदिवासियों को अलग कर दिया पेशाब करके और उनको जीभ से बांध के पीटा, जिस तरह दलितों को आपने वो कर दिया। ये भी आपने जनता को बता दिया कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां इस प्रकार के अन्याय होंगे। आप आनंद जी, आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा देश या राज्य बताइए जहां 5 महीने से आग लगी हो, बिल्कुल सामाजिक विद्वेष इस स्तर तक पहुंच गया हो कि एक प्रकार का राज्य का बंटवारा हो गया हो, एक तरफ एक वर्ग हो गया हो, दूसरी तरफ दूसरा वर्ग हो गया हो, और केंद्र सरकार इतनी असमर्थ हो गई हो। ये आपने 75 साल के इतिहास में देखा क्या? इतनी असमर्थ हो गई है कि आर्मी भेजने के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। 2 दिन के लिए इंटरनेट पिछले 5 महीने में खोला गया और उसके बाद इंटरनेट को फिर खोला गया, 5 महीने बंद रखा गया था और 2 दिन के बाद फिर बंद कर दिया गया। उज्जैन में महाकाल के अंदर जैसी घटना हुई, इसका मतलब यह है। और अभी तो आप बात कर रहे हैं कि एनडीए की, अब आप बात करिए बीजेपी की। व्यास साहब बैठे हैं, व्यास साहब उदाहरण है गुजरात में जो वहां पे तकनीकी क्रांति हुई थी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। हम उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं कि व्यास साहब ने गुजरात के अंदर किस प्रकार का कायाकल्प किया था। आज कहां हैं? जो हरियाणा के अंदर पूर्व मंत्री जगदीश यादव पार्टी छोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लाइन लगी हुई है पार्टी छोड़ने वालों की, कर्नाटका के अंदर लाइन लगी हुई है, बीआरएस छोड़ के तेलंगाना के अंदर आधे दर्जन से ज्यादा विधायक जो है वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अभी एनडीए की बात मत कीजिए, बीजेपी भी ढूंढे नहीं मिलेगी। केवल 1-3 लोग मिलेंगे, एक माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे, एक अमित शाह साहब मिलेंगे और ईडी के जो पूर्व निदेशक संजय मिश्रा हैं वो मिलेंगे। बाकी जो कांग्रेसियों को अपने ये पार्टी में लेके आए थे वो तो मौका पाते छोड़ ही देंगे। और आप आनंद जी ये समझ लीजिए कि बीजेपी की साइज भी इतनी छोटी हो जाएगी, अजीत पवार वापस शरद पवार के पास चले जाएंगे चुनाव के पहले। ये मैं जो राजनीतिक गणना करता हूं, जो मुझे समझ में आता है, अजीत पवार भी केवल अपने केस विड्रॉ करने के लिए, पैसे के कंट्रोल के लिए, अपने विधायकों को पैसा देने के लिए, और उसके बाद वो शरद पवार के पास चले जाएंगे। अभी तो आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए, बीजेपी के भी आधे बड़े बड़े कद्दावर नेता, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे रहा है, रमेश विधोड़ी दे रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह दे रहे हैं। तो अब ये होड़ है ब्रजभूषण शरण सिंह में, टेनी महाराज में, रमेश विधोड़ी में, कि मोदी जी से, और एक वो असम के विश्वकर्मा साहब हैं, वो भी अपना टक्कर दे रहे हैं कि भैया अगर घृणा फैलाने से ही, विद्वेष फैलाने से ही प्रधानमंत्री बना जा सकता है तो हम क्या कम घृणा फैलाते हैं? तो अब एनडीए की बात नहीं, और जो रह जाएंगे एनडीए में, और एडीएमके ने जब छोड़ा है, एआईडीएमके के दफ्तरों में पटाखे बजाए गए हैं, नगाड़े बजाए गए हैं, खुशी जाहिर की गई है। और जेडीएस ने जब से दामन थामा है बीजेपी का, जेडीएस दफ्तरों में बीजेपी के आधे नेताओं ने, आधे वर्टिकल स्प्लिट हो गया है। और कुमार स्वामी साहब और एचडी देवगौड़ा साहब ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो जो बीजेपी के साथ जाएगा तो बेहतर है, ये अच्छा है कि साथ छोड़ो,
संगति में अच्छी रहो और जो मोहब्बत है उधर की दुकानों में बैठो, ये नफरत की दुकानों को छोड़ो। स्वामी साहब मैं थोड़ा जी, मैं आपसे एक और मतलब है तो ओवरऑल इसी का, लेकिन डायरेक्टली इंडिया का नहीं है। मोदी जी का जो इस बार कई इलेक्शन प्लैंक हैं कि इस पे वोट दो, इस पे वोट दो, वो झूठा है, वो कौन सा टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसलिए उसको मत दो मुझे दो, वो दूसरे को गाली दे के मांग रहे हैं। लेकिन कुछ चीजों में वो ये कहते हैं कि वो विश्व गुरु जैसे हैं। वो G20 की बात करते हैं, वो बाइडेन साहब को रिपब्लिक डे परेड पे बुला रहे हैं, इसकी बात करते हैं। वो भारत अभी अगले 5 साल में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, इसकी बात करते हैं। लेकिन मैं जरा एक बहुत बेसिक चीज आपसे समझने के तौर पे पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे दफ्तर में भी और लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है, उसमें उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जिनको लगता है कि नहीं जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझसे आज किसी ने कहा कि भाई कनाडा का ये हक कैसे था, और कल मैं पुष्पेश पंत का नाम लेके उनका भी यही था कि कनाडा बहुत बदमाशी कर रहा था, वो अपने देश की धरती से खालिस्तान के लोगों को वहां पे एक्टिविटी करने दे रहा था। मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूं कि वो क्योंकि कनाडा का ये स्टैंड है कि हमारे यहां कोई इलीगल काम होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, बाकी एवरीवन इज, उनका राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उस पर चलने देना है। मैं थोड़ा आपसे प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आपको याद हो, मुझे बचपन से याद है, मैं बनारस उस समय खूब जाता था। बनारस जब मैं जाता था तो नेपाली कांग्रेस का पूरा आंदोलन, नेपाल के जो राजशाही थी उसके अगेंस्ट हिंदुस्तान से चलता था, पूरा आंदोलन, और कुछ ढके छुपे नहीं था। यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। विजय कृष्ण जी भी हैं बनारस के, ये बताएंगे। बर्मा का पूरा आंदोलन हिंदुस्तान से चलता था। जॉर्ज साहब ने अपने घर में उनको जगह दे रखी थी, सार्वजनिक ढके छुपे ढंग से नहीं। वो एक जो मेरे उस दूसरे कमरे में आप कभी कभी पेंटिंग देखते हैं, वो बर्मा के आर्टिस्ट की बनाई हुई है, और वो यहां से भाई बर्मा का आंदोलन यहां से कर चलाते थे। तिब्बत का आंदोलन आज भी इस धरती से चल रहा है। तो ये कहना वो सही है गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी क्या पेंट कर रहे हैं और इसका एनडीए से लेना देना है, जिसकी वजह से जब मैं आ रहा हूं, एफटीटी का भी था, हाँ वाला भी था जी। तो नहीं, बांग्लादेश भाई मुक्ति वो पूरा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब कि आप आज एक ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं कि सारे सरदार खालिस्तानी, जैसे है ना कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी, सारे सरदार खालिस्तानी। इस स्थिति में शिरोमणि अकाली दल ने भी आपसे डिस्टेंस कर लिया है, और जैसी स्थिति है कि पंजाब में इस बार खाता भी खुलना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। मैं थोड़ा आपसे इस पे पूछना चाह रहा हूं, भाई वहां पे हो रहा है नहीं हो रहा है, कनाडा में क्या है, खालिस्तान, आप अपने यहां कैसे फिर इन एक्टिविटीज को होने देते थे? फिर आप कहिए ना कि ये तिब्बत वाले यहां नहीं होंगे, बंद करिए उनको और डालिए जेल में। मैं थोड़ा इस पे एक आपकी नजर समझना, ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, हमें हो सकता है हमें और आपको ठीक ना लगे, जब तक वो कोई हिंसात्मक काम नहीं करते हैं। देखिए आनंद जी, आप मुझसे जानना चाहें इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बाकी पैनलिस्ट से जानना चाहता हूं, भारतवर्ष का डंका कहां बोल रहा है? भारतवर्ष का डंका जो G20 में लोग आए थे, क्या कनाडा में बोल रहा है, जहां आप कह रहे हैं? और 2 दिन ट्रूडो साहब यहाँ रहे और होटल के अंदर बंद रहे, कोई उनसे मिलने नहीं गया, ये भारत की परंपरा नहीं थी। क्या भारत का जो डंका है वो बाइडेन साहब के अमेरिका में बज रहा है? जो यहाँ आए, उन्होंने अपने साथ लाए हुए जो जर्नलिस्ट थे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति मांगी और आपने उनको अपने भी जर्नलिस्ट से बात करने की अनुमति नहीं दी, तो क्या वहां आपका डंका बज रहा है? टर्की के राष्ट्राध्यक्ष की तलाशी ली गई, उनके जो साथ में सिक्योरिटी की लड़की थी उसकी तलाशी ली गई, और प्रेसिडेंट साहब वहां के केवल जूता खरीद के आए थे, और उनकी कितनी अवमानना हुई, क्या वो डंका बज रहा है? जब यहाँ पे यूके के प्रधानमंत्री आए हमारे सुनक साहब, और जिस प्रकार से उनको ये आशा थी कि बाजार जाएंगे और अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करेंगे, और सारे बाजार बंद कर दिए गए और गरीबों की झुग्गियों पे हरे पर्दे डाल दिए गए, वो भी गेरुआ, और उन्होंने भगवा वो नहीं पर्दे डाले, हरे पर्दे डाले। तो ये सब मैं पूछना चाहता हूँ, डंका बज कहाँ रहा है? अच्छा, दूसरी एक और चीज छोटी सी टिप्पणी कर दूं, आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, लीडर ऑपोजिशन कौन बनेगा? अगर शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव जीत गए
और वो जो इंदौर वाले हैं वो भी जीत गए, और इधर राजपूत साहब जो ठाकुर साहब हैं, ये अपने तो तोमर साहब तोमर किसानों साहब के ये जीत गए, किसानों के मसीहा। किसानों के वसीला। तो अगर हाँ 70 सीट बीजेपी को टोटल मिली और 140 सीट कांग्रेस को मिली, तो लीडर ऑपोजिशन तो एक बनेगा ना। तो उसके बाद ये अब मंत्री पद की बात सोचना छोड़िए, इसका माने आप लोगों को बर्फ की सिल्लियों में लगा दिया है। लीडर ऑपोजिशन की कोठी एक को मिलेगी। आज तो ये जितने लोग हैं सबको कोठियां मिली हुई हैं, क्योंकि सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 3 मंत्री हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में दिल्ली में रहते हैं। अब ये 6 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का और असेंबली का, यह सब बेचारे अपने पुराने मकानों में जाना पड़ेगा इनको। तो ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, और ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि ये सारे लोग, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं जब वो सत्ता से उतरें तो उनके साथ बैठने वाला कोई भी बड़ी कुर्सी में ना बैठे। वो तो गुजरात चले जाएंगे अगर व्यास साहब अनुमति देंगे तो। अगर लेकिन गुजरात की भी जो स्थिति मुझे लग रही है, व्यास साहब ने तो 7 सीट कहा है, मुझे लगता है कि आधी बीजेपी वहां टूटेगी, वर्टिकल स्प्लिट होने वाला है बीजेपी के अंदर।